कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। चलो, कल बेटा हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोहर मॉडल पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हमने एडवांटेज देखी थी उसकी, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सेकेंड बेटा बोहर ने क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। तो बेटा ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसे निकाला था। डिस्चार्ज ट्यूबली, जिसके अंदर क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस फिल है। जैसे इसमें वोल्टेज देंगे क्या होगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। जैसे ही उसमें वो क्या करेगा, हम वोल्टेज देंगे, वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन, और कहा जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, देन एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देता है। और जो ये एनर्जी बेटा लूज करता है, किस फॉर्म में करता है, फोटोन की फॉर्म में करता है, जिसको हम पर्टिकुलर नेम देते हैं फोटोन। बेटा एक्चुअल में फोटोन होता क्या है, एक एनर्जी का पैकेट होता है। ठीक है, और उस एनर्जी के पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं, और लाइट के केस में क्वांटम ऑफ जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो बेटा ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ही गिरती है, क्या होता है, यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस मिलती है ग्रुप के अंदर, जिसको हम नेम देते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये लाइंस फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसका नाम होता है लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के है तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो लाइंस होते हैं वो ग्रुप्स में मिलते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना LBP। एल का मतलब क्या होता है, लाइमन सीरीज, मतलब जो फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसका क्या होगा, 1 होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। बी क्या है बेटा, बाल्मर, पी पार्शन, बी ब्रैकेट, पी फंड, पी साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये 5 सीरीज होती हैं जिसमें हमें बहुत सारे ग्रुप्स में लाइन मिलती है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे कल। अभी बेटा हम डिस्कस क्या करेंगे, इसके बारे में भी करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। बेटा जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, इस एनर्जी के ही तो मिल रहे हैं, इस फोटोन के ही तो मिल रहे हैं। तो बेटा जो ये फोटोन होता है इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेवलेंथ, और कुछ ना कुछ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो फोटोन या जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा उसका डेफिनेट वेवलेंथ होती है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। वो कैसे कैलकुलेट की थी बोहर ने, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। तो देखो बेटा ये जो एनर्जी फोटोन फॉर्म में रिलीज हुई है इसकी हमें निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ये एनर्जी एज अ फोटोन रिलीज होती है, ये फोटोन बेटा सीधी डायरेक्शन में तो मूव करेंगे नहीं, कैसे करते हैं, वेव लाइक। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस टाइप से, वेव लाइक। ठीक है, ऐसे मूव करते रहते हैं। तो बेटा ये जो हाईएस्ट हमें एनर्जी जिनकी मिलेगी उनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, एंड जिनकी लोअर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो नियरेस्ट क्रस्ट है, एक ये वाला क्रस्ट है, एक ये वाला क्रस्ट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, और जो ट्रफ है उसके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ। ठीक है, तो हम ये कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट ट्रफ और क्रस्ट, उसी को आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसकी जो यूनिट होती है बेटा एंगस्ट्रॉम में भी होती है, मीटर में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है, पिकोमीटर में भी होती है, और नैनोमीटर में भी होती है। तो वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, एंड सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी की। इस लाइट की, इस एनर्जी की कुछ ना कुछ क्या होगी, या हम कहें फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी को बेटा हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू बोला जाता है इस सिंबल को। ये होती क्या है, हम ये कहते हैं कि एक पॉइंट के अंदर से क्या हो रही है, ये रेडिएशंस पास आउट हो रही है। तो बेटा जो ये एनर्जी रिलीज हुई है हम उनको रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो जो ये रेडिएशन पास आउट होंगे किसमें, एक पॉइंट में, विद इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ
या हम कहें नंबर ऑफ वेवलेंथ पास आउट थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अच्छे से देखना है। तो बेटा मैं अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से देखना है आपको। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था, फिर कहाँ गया बेटा? एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? E1 और ग्राउंड एक्साइटेड की क्या होती है बेटा? E2। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से गया फिर यहाँ आया, तो वो क्या करता है? रेडिएशन को इमिट करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो बेटा इस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा? इन दोनों एनर्जी पर डिपेंड करेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 किस पर डिपेंड कर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पर कर रही है? इस एनर्जी पर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, मैंने प्लांक क्वांटम थ्योरी बताई थी, ठीक है? प्लांक थ्योरी क्या कहती है? प्लांक प्रिंसिपल क्या है कि जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब बेटा ये साइन हटाते हो तो क्या आता है? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h म्यू। अब आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h। h की वैल्यू हमें पता है, ये अगर क्वेश्चन में आती है पुट करोगे क्या निकल गई? फ्रीक्वेंसी किसकी? एनर्जी की। ठीक है बेटा, तो ये एनर्जी की या फोटोन की हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, ये ध्यान रखना है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है ये। अब हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है बेटा लैम्डा, उसका रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के। वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा। c क्या होती है? स्पीड, या हम कहें वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि वो लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है। कहाँ से हो रही है? एक होल से या एक पॉइंट से। तो बेटा उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड भी होगी और उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? वेवलेंथ भी होती है। तो बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का होता है ये रिलेशन किसके साथ? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के साथ में। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आता है c बाई लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h। तो हम लिख सकते हैं क्या? लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। ये आपका क्या आ गया बेटा? वेवलेंथ। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और बेटा ये क्या आ गई? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बोहर साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन बताई थी। अब बेटा उन्होंने क्या बताया? ये जो सीरीज थी इनको भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आता है, हम करेंगे अभी। तो ये था वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसी में ही क्या है कि जो सीरीज थी उनको कैसे एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइंस आती है वो ग्रुप के अंदर आती है, जिनको सीरीज में डिवाइड किया हुआ 5 सीरीज। ठीक है, तो हम 5 सीरीज यहाँ पर नोट करेंगे। N1 इज यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या है? 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, ये बेटा 5 हो जाएगा, 6, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, सो ऑन। ठीक है, तो हमने कहा कि जो लाइमन सीरीज होती है वो बेटा फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट सीरीज होती है। ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जब हायर से ग्राउंड में आता है तो रेडिएशन को इमिट करेगा, वो आपकी कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज। तो हमें बहुत सारी लाइन मिलती है, सबसे पहले कौन सी मिलती है? लाइमन सीरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, लाइमन सीरीज है ये। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये यहां से यहां आ रहा है, ये आपकी क्या है? लाइमन सीरीज। अगर एन जो सेकंड आपकी आएगी वो क्या आएगी? बाल्मर सीरीज। समझ आ रहा है? दैट मीन्स ये यहां से यहां तक आ रहा है, ये भी यहां से यहां तक आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि सी में आए, ये चीज ध्यान रखनी है। दैट मीन्स हमें एक ग्रुप मिल गया लाइंस का, ये पूरा क्या है? लाइमन। बाल्मर का ऐसे आपको निकालना है, सेम थिंग है बेटा, कुछ नहीं है। इसकी जो फर्स्ट लेवल होगा वो क्या होगा? 1, इसका सेकंड लेवल से स्टार्ट होगी। थर्ड लेवल से बेटा कौन सी सीरीज स्टार्ट होती है? पास्टन सीरीज। तो ये है बेटी आपकी बाल्मर सीरीज,
और ये है आपकी पास्ट टेंस सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही बेटा फोर्थ जो है वो आपकी क्या है, ब्रैकेट। दैट मीन्स यहां क्या रहेगा, ब्रैकेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड जो आपकी फिफ्थ है वो क्या है बेटा, फंड सीरीज। तो ऐसे आपको क्या मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं ग्रुप के अंदर, और उनको आपने डिवाइड किया सीरीज के अंदर, लाइनमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फन। ठीक है बेटा, ये थी। अब इसमें हमें देखो न्यूमेरिकल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, एक रेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया था, और इनसे हम जैसे भी कहते हैं ना, लाइनमैन सीरीज या बाल्मर सीरीज के लिए आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वेवलेंथ क्या होगी, तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए उससे पहले बेटा आपको ये चीज तो ध्यान रखनी है। इसके साथ देखो बेटा, मैं आपको एक लेआउट बता रही हूँ इसका क्या होता है। वो होता है लाइनमैन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज, सभी सीरीज के लिए अलग अलग होता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सीरीज है आपकी, ठीक है, यहाँ N1 और यहाँ N2, मतलब एनर्जी लेवल फर्स्ट और ये सेकेंड, कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। ठीक है, तो लाइनमैन सीरीज जो होती है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 1। ये कहां से शुरू होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जो बाल्मर सीरीज होती है वो बेटा N1 की वैल्यू 2 होती है, ये 3, 4, 5 सो ऑन। पास्चन ऐसे ही चलता रहेगा 1 by 1। ठीक है, इसके बेस पे बेटा रेडबर्ग ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था। ये इसकी चीजें याद रखनी है। N1 क्या है, N2 क्या है। N1 क्या है आपका, जो फर्स्ट लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, एंड N2 क्या रहेगा, बाकी फिर जो लाइन्स आएंगी, ठीक है, सेकेंड थर्ड वो रहेंगी। तो बेटा यहाँ रेडबर्ग ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, मैं यहाँ पर साइड में लिखती हूँ आपको। उसके बेस पे आपको ये ध्यान रखना है, सभी ने ये नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे से। रेडबर्ग उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, क्या, कि जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर क्या होता है बेटा, कि जो नंबर ऑफ वेव्स 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर प्रेजेंट होती है उसको आप क्या बोलोगे, वेव नंबर बोलोगे। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू आर। आर क्या है, यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है। क्या होती है आर की वैल्यू, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, 7 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर किसी एटम के लिए पूछा जाता है, सिंपली अगर पूछा जाता है, कोई भी एटम उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। और अगर आपसे एटम के बारे में पूछा जाए, कोई एटम पर्टिकुलर दे दिया जाए, तब आपके पास फॉर्मूला क्या होगा कि जो वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बेटा Z स्क्वायर। Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो चलो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और वेवलेंथ निकालेंगे। तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो है वेव नंबर। वेव जो नंबर होता है वो होता है बेटा 1 by वेवलेंथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ये भी हम ये कहे पहले वेव नंबर निकाल लें। वेव नंबर यहाँ पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। और वी नो दैट वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, कैसे हमने कहा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, c by लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c by फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना। यहाँ हम कहें कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पहले ये निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमें लास्ट पढ़ना है कि जो बोहर मॉडल था वो कहाँ फेल हो गया था, किन किन चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। तो फर्स्टली हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है बेटा, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन
656 नैनोमीटर वेवलेंथ दी हुई है बाल्मर सीरीज की, बट किसकी बेटा? फर्स्ट लाइन की। अभी मैं मीनिंग समझाऊंगी इसका क्या है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन इन दिस सीरीज। ये आपको क्या करना है? निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा। क्या देखो, हमारे पास क्या है? बाल्मर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम बाल्मर सीरीज देखेंगे। बाल्मर सीरीज कहां से स्टार्ट होती है बेटा? आपको क्या करना है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या कि N1 और N2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाल्मर सीरीज कौन सी है बेटा? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। ठीक है, तो N1 दैट मीन्स हमारा क्या आ गया? 2। अब N2 की वैल्यू हमने कहा था कि N1 तो इसका 2 होगा, लेकिन N2 क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी? तो देखो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट लाइन दैट मीन्स दिस वन। तो N2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके लिए बेटा वेवलेंथ क्या दी हुई है हमारे पास? वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 656 नैनोमीटर। अब रेडबर्ग वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? अप्लाई रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। वेव नंबर इज इक्वल टू, बेटा वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? वेव नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? या हम कहे वेव नंबर जो है वो क्या है? 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि दो चीजों का रिलेशन निकलेगा तो आर की वैल्यू सेम आएगी, तो कैंसिल आउट होना है। आर 1 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा N1 क्या है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर माइनस, और N2 क्या है बेटा? सॉरी, N1 आपका 2 था और N2 इज इक्वल टू कहां से शुरू हो रहा था? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर N2 कितना आना चाहिए? 3। ये चीज ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट लाइन पूछा है दैट मीन्स ये। सेकंड पूछेगा तो आपके पास N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। N1 रहेगा सेम, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 3 का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलो अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 656 इज इक्वल टू आर। यहाँ पर बेटा 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, इसका क्या ले लोगे बेटा? एलसीएम। और जब एलसीएम लोगे तो इसका कितना आएगा? 36 आएगा। यहाँ आर एज इट इज है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 माइनस 4 दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया? 5r डिवाइडेड बाय 36। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्या? 1 डिवाइडेड बाय 656 इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाय 36। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? सेकंड इक्वेशन। देखो बेटा सेकंड के लिए क्या होगा, मैं आपको यहां लिख देती हूँ। सेकंड के लिए सेकंड सीरीज का सेकंड लाइन का आपको निकालना है। तो N1 तो क्या रहेगा बेटा? सेम 2, बट N2 क्या हो जाएगा? इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4। तो सेकंड लाइन आपकी कहां से आएगी? 4 से। N2 4। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा? 1 बाय लैम्डा। बट इसके लिए बेटा आपको निकालनी है वेवलेंथ, तो ये आपको लिखना है इज इक्वल टू आर एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 बाय लैम्डा। मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, एलसीएम लोगे देन उसके बाद जब आप सोल्व करोगे तो इसमें आएगा क्या वो लिखना है आपको। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो आपका 16 आएगा, इसका आएगा 3r डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 16 आपका नीचे आ गया, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई? दिस वन। इक्वेशन सेकंड आई दिस वन। अब आपको करना क्या है? अब आपको बहुत सिंपल है, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको डिवाइड कर दो सेकंड से।
डिवाइड करोगे क्या आएगा, देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो हम ये 1/656 लिखे और डिवाइड करें किससे, 1/लैम्डा से, तो लैम्डा क्या आ जाएगा ऊपर, तो मैं ये लिख दूं लैम्डा इधर इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ क्या है 5r डिवाइड बाय 36 और फिर उसको डिवाइड में ये लेना है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे तो क्या हो जाती है चीजें अपोजिट, यहाँ क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3r, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, और अब देखो बेटा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 656 वहां चला जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 485.9 नैनोमीटर। फर्स्ट किसमें थी नैनोमीटर में, तो ये भी किसमें निकालोगे नैनोमीटर में, अगर पिकोमीटर में आती है तो यहाँ पिकोमीटर में निकालोगे, एंगस्ट्रॉम में आती है तो यहाँ भी एंगस्ट्रॉम लिखोगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेम लिखनी है यूनिट। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई किसकी बेटा सेकंड लाइन की, किसके लिए बाल्मर सीरीज के लिए, ये चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट लाइन दिया हुआ है इसीलिए N2 की वैल्यू क्या है 3, बेटा अगर यहाँ ये आता सेकेंड लाइन तो N2 की वैल्यू क्या हो जाती 4, और यहाँ पूछा जाता थर्ड लाइन के लिए तो यहाँ N2 की वैल्यू कितनी हो जाती 5, N1 की सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। तो ये था रेडबर्ग फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, तो हम इजीली वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी। अब हमें वेवलेंथ पता चल गई, इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है C बाय लैम्डा, ठीक है, हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने डायरेक्ट निकाल ली है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, क्या लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, फिर आपका बोहर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। क्या क्या लिमिटेशन थी, तो फर्स्ट बेटा मैंने आपको कहा कि लाइन स्पेक्ट्रा किसके बताए हैं हाइड्रोजन के, दैट मीन्स हाइड्रोजन के पास क्या है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये जो बोहर मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, डू नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, मतलब कि जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या बोहर मॉडल। आपने अभी सीरीज देखी ना लाइनमैन, बाल्मर, पास्चर, देखो बेटा उसमें एक इलेक्ट्रॉन था फिर भी कितनी लाइंस ग्रुप के अंदर आई। सपोज करो कि जब आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितनी सारी और भी ज्यादा लाइंस कितनी क्या आ जाएंगी क्लोजेस्ट आ जाती है, तो उनकी स्टडी नहीं कर पाया था, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन बोहर मॉडल। सेकंड बेटा क्या है, सेकंड आपके पास ये आता है क्या कि देखो आपने पढ़ा था कि जो ये लाइन स्पेक्ट्रा है सिंपल है, दिए हुए थे, बनाए थे मैंने इस टाइप से लाइन स्पेक्ट्रा। अगर बेटा इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या ये लाइन एज इट इज रहेंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें और भी एनर्जी इंक्लूड होगी, तो ये लाइन क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है। तो बेटा जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप क्या कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे तो जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको बेटा हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और इस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन बेटा बोहर। एक बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब भी लाइन स्पेक्ट्रा क्या हो जाते हैं स्प्लिट आउट, क्योंकि जब भी एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी मिलेगी तो ये स्पेक्ट्रा क्या हो जाएंगे और भी चेंज हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, किसी की एनर्जी हाइयर हो जाएगी, किसी की लोअर हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को बेटा हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन बोहर मॉडल। ये इफेक्ट क्या है ध्यान रखना है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो लाइन स्पेक्ट्रा आए थे वो क्या हो जाते हैं स्प्लिट आउट हो जाते हैं, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं जीमान। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा स्प्लिट आउट होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो स्टार इफेक्ट।
तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन बेटा, बोहर मॉडल। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है, थर्ड पॉइंट बेटा इसका आएगा, इसमें आप लिख देना स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस in presence of magnetic and electric field। ये चीज बेटा सेम आएगी, डू नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। थर्ड बेटा पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट ये आता है कि बोहर ने क्या बताया था कि जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। एटम की स्ट्रक्चर ये बताई थी कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस, आउटर उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट मीन सर्कुलर पाथ, उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का एक क्या दिया था, फ्लैट मॉडल दिया था, सिर्फ ये बताया था सर्कुलर पाथ होता है, उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। फोर्थ बेटा जो ये एटम्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बेटा ये जो एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी तो स्ट्रक्चर बतानी चाहिए थी, बट इसने किसकी बताई, ओनली एटम की। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, किसने, बोहर ने। तो हम ये कह सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, हम ये कह रहे हैं क्या कि जो ये लाइन स्पेक्ट्रा थे वो स्प्लिट नहीं हुए या हुए, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। उससे पहले की अगर हम बात करें, लाइन स्पेक्ट्रा कब आए थे, जब हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करके वोल्टेज दिया, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड, देन एक्साइटेड से ग्राउंड, तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। तो बेटा बोहर ने ये कहा कि जो एनर्जी इमिट हो रही है उसको किस फॉर्म में बताया था, फोटोन की फॉर्म में बताया था ना। बट आगे जब इस पे बेटा आगे और क्या हुआ, स्टडी हुई, तो ये देखा कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है या इमिट हो रही है, तो वो एनर्जी बेटा फोटोन के साथ साथ पार्टिकल लाइक भी होती है, ठीक है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स 2 नेचर हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुअल नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डुअल नेचर है किसका, मैटर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये ध्यान रखना, मैटर का डुअल नेचर भी एक्सप्लेन नहीं किया। एंड एक चीज और इम्पोर्टेंट है क्या, कि देखो बेटा उन्होंने ये बता दिया कि स्टेशनरी जो पाथ होता है उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन बेटा एक पॉइंट रह गया क्या, कि जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन एंड उसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था किसने, बोहर मॉडल है। तो हम ये कह सकते हैं इसी के अंदर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको कैलकुलेट किया था और बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम हेजनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बेटा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज जो लिमिटेशन के अंदर आ गई थी, ये सारी चीज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। तो बेटा ये था लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। आपका बेटा बोहर मॉडल कंप्लीट हो गया है, आपको इसे अच्छे से नोट डाउन करना है एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ओके बेटा, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।